हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द वेस्ट विंड और टू द वेस्ट विंड का कैंटो सेकंड। सो ये लाइंस हैं 15 to 18। लेट्स स्टार्ट। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, दाउ यहाँ वेस्ट विंड को बोल रहा है। यू ऑन हुज स्ट्रीम, तुम्हारी धारा पर, जिसकी धारा पर, स्ट्रीम होती धारा, तुम्हारी धारा पर, मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, स्काई के शोरगुल के अंदर, तुम्हारी धारा पर और स्काई के शोरगुल के अंदर, आसमान का कमोशन का होता है शोरगुल। स्टीप आसमान वो है जो एकदम खड़ा होता है, वर्टिकली खड़ा होता है, उसको स्काई को स्टीप बोला है। अब आपको इमेजिन ये करना है कि कवि जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा है और समुद्र के किनारे खड़ा होकर के समुद्र को देख रहा है। अब जब समुद्र को देखेगा तो उसको नीचे तो ओशन दिखाई देता है और ऊपर उसको स्काई दिखाई देता है। तो वहां होराइजन से स्काई ऐसा दिखता है जैसे बिल्कुल खड़ा हो ऊपर की ओर। ओके, अब तुम्हारी धारा में, अब जो कवि है वो किनारे पर खड़ा है समुद्र के, और जो वेस्ट विंड आती है वो समुद्र के थ्रू आती है, क्योंकि इटली में इस कविता की रचना हुई है। इटली के वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और वहीं से वेस्ट विंड आती है ओशन के ऊपर से। तो ओशन के ऊपर से जब वेस्ट विंड आती है तो इस स्टेंजा के अंदर, इस कैंटो के अंदर, उस ओशन के ऊपर से आती हुई वेस्ट विंड का पूरा वर्णन किया गया है, एक चित्र प्रदर्शित किया गया है हमारे सामने, की इमेजरी क्रिएट की गई है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम, तुम्हारी धारा पर, स्काई के शोरगुल के अंदर जब वेस्ट विंड आती है तो स्काई में हलचल मच जाती है, शोरगुल होता है, वेस्ट विंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए बोला है कि स्काई के कमोशन के अंदर, मिड यानी बीच में, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। तो तुम्हारी धारा के अंदर क्या होता है कि लूज क्लाउड्स, क्लाउड्स जो खुले होते हैं, बंधे हुए नहीं होते किसी से, लूज होते हैं एकदम क्लाउड्स, जैसे कि अर्थ से, जैसे कि धरती की डिकेइंग लीव्स हैं, पत्तियां जो पेड़ों से झड़ जाती हैं तो वो डीके होने लग जाती है, गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती हैं, काली पड़ने लग जाती हैं। तो ये जो बादल हैं, लूज क्लाउड्स जो हैं, वो अर्थ की जो डिकेइंग लीव्स हैं, अर्थ की जो सड़ी गली पत्तियां हैं, उनकी तरह ये बादल झड़ जाते हैं, बादल झड़ जाते हैं पत्तियों की तरह। सिमिली का यूज किया गया है कि बादल जो है, लूज क्लाउड्स जो है, किसकी तरह झड़ जाते हैं, जैसे धरती पर पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, वैसे बादल आसमान में झड़ गए हैं, टूट गए हैं। कहाँ से टूट गए हैं? शूक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन। हेवन एंड ओशन की जो टैंगल्ड बाउज हैं, हेवन यानी आसमान, ओशन यानी समुद्र, दोनों की जो टैंगल्ड बाउज हैं, टैंगल्ड बाउज का मतलब उलझी हुई शाखाएं हैं, उनसे टूट गए हैं, उनसे हिल करके गिर गए हैं, ऐसा लगता है। तो इमेजरी देखिए आप यहाँ क्या, कभी खड़ा है समुद्र के किनारे और वो दूर से वेस्ट विंड को आती हुई देख रहा है, और आसमान में क्या है, बादल जो है वो हिल रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमान में, बादल है वेस्ट विंड की पावर से। और ऐसा लग रहा है कि बादल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे धरती पर जब हवा चलती है तो पेड़ों के नीचे जो गिरी हुई सड़ी गली पत्तियां हैं वो उड़ती है ना, तो वो बादल उसी तरह से वहाँ पे आसमान में उड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो बादल गिरे कहाँ से हैं, आसमान में, और समुद्र के अंदर कोई पेड़ था, मान लीजिए आसमान और समुद्र रूपी जो पेड़ थे, उनकी टैंगल्ड बाउ से वो नीचे गिरे हैं, उनकी शाखाओं से वो टूट करके गिरे हैं। अब उनको वेस्ट विंड बहाती हुई ले जाई जा रही है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, हेवन एंड ओशन के लिए बोला गया है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ये हेवन और ओशन जो है ये एंजल्स हैं, देवदूत हैं, रेन और लाइटनिंग के, रेन और लाइटनिंग यानी बिजली के। तो हेवन से तो देखो रेन होती है, ओशन से सॉरी रेन होती है, और हेवन से लाइटनिंग होती है। ओशन बरसात का सोर्स है, आपको पता ही है, और हेवन जो है वहाँ पे बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। तो हेवन एंड ओशन को एंजल्स बोला गया है। ओके, तो ये इसकी पहली 3 लाइनें थी, इसको हम बोल सकते हैं कैंटो सेकंड का ये पहला स्टेंजा है, ये 3 लाइन्स का। इसका जो सेंस होता है ना, वो यहाँ पूरा होता है जाकर के दूसरे स्टेंजा के अंदर। तो इस चीज़ को हम एंजाबमेंट बोलते हैं। जब कोई जो स्टेंजा होता है उसके अंदर अर्थ पूरा नहीं होता और वो रन ऑन करता है नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर, तो इस डिवाइस को हम एंजाबमेंट कहते हैं, ENJAMBMENT। ये आपको याद रखना है कि इसमें एंजाममेंट डिवाइस का यूज हुआ है तो यहाँ पे, क्योंकि ये अगला स्टेंजा आ गया, ये 3-3 के स्टेंजा है, और इनकी राइम स्कीम भी आप देख लो, A है इसकी राइम स्कीम। कमोशन, ओशन ये मैच कर रही है, और शेड जो एक नई साउंड है उसको B नाम दे दिया। अगला जो स्टेंजा होगा उसकी जो
राइम स्कीम है वो BCB है। जो टर्जा राइमा में ऐसा ही होता है, ABA BCB CDC इस तरह से चलती है। तो ये देखो आप स्प्रेड और शेड मैच कर रहे हैं, तो यहाँ B है, आगे नई साउंड मिलेगी हमें C, और फिर स्प्रेड के साथ ही मैच करके साउंड मिलेगी B, BCB हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी एंजाममेंट की बात हो रही थी कि ये जो तीन के जो स्टैंजा है इसमें, इसके अंदर सेंस पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक जाकर के बात पूरी हुई है, तो इसको हम एंजाममेंट बोलते हैं। यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन, यहाँ पे एक इमेज क्रिएट की है मेटाफर के थ्रू, लाइक और एज का यूज नहीं किया गया, तो सीधा टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशन बोल दिया, ये हो गया मेटाफर हमारा। ओके, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे देयर आर स्प्रेड से। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको सामने मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन इस पूरे 3 लाइनों की स्टेंजा की, जो आपको एग्जाम में काम आएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, ये ओशन और हेवन के लिए बोली दिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं, देयर आर स्प्रेड, देयर आर स्प्रेड का मतलब फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, यहाँ पर आ जाओ सीधा ही आप, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। ये पूरा जो 2 स्टेंजा है, इनकी बात 2 स्टेंजा के अंदर एक ही सेंस है। यहाँ पे भी एंजाममेंट होगा, जैसे द हेड ऑफ सम फियर्स मैनिड, यहाँ पे हेड तक स्टेंजा सेंस पूरा नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट स्टेंजा तक ले गए, यहाँ भी एंजाममेंट है, और ये दोनों स्टेंजा में एक ही बात बोली गई है, एक ही सेंस बोला गया है। तो इसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, आप ये देखिए, देयर आर स्प्रेड द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, कि लॉक्स यानी छल्ले, बालों के छल्लों को लॉक बोला जाता है। तो जैसे कईयों के बाल घुंघराले होते हैं और आगे जाके वो गोल गोल मुड़ जाते हैं, यूं हो जाते हैं यूं, तो इसको हम बोलते हैं लॉक। ओके, तो ये द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, ये जो लॉक हैं नज़दीक आने वाले स्टॉर्म के सूचक है, यानी एक तूफान आने वाला है। देयर आर स्प्रेड लॉक्स, आसमान के अंदर लॉक्स फैले हुए हैं जो आने वाले तूफान का सूचक है। अब इन लॉक्स के बारे में सब बताया गया है, कहाँ फैले हुए हैं, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइनी एयर सर्ज, ये लॉक फैले हुए हैं ब्लू सरफेस पर, तुम्हारे ब्लू सरफेस पर। अब वेस्ट विंड जो होती है आसमान में बहती है तो उसका सरफेस ब्लू हो गया, दाइनी एयर सर्ज, तुम्हारे जो एयर सर्ज है, तुम्हारा हवा का जो प्रवाह है, उसके ऊपर ये फैले हुए हैं लॉक्स। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनड, और इस तरह से फैले हुए हैं ये जो लॉक हैं, ये जो बालों के छल्ले हैं, इस तरह से फैले हुए हैं जैसे कि कोई फियर्स मैनीड हो, फियर्स मैनीड। अब मीनड है इसका नाम। मीनड एक माइथोलॉजिकल फिगर है, ये एक ग्रीक गॉड होता है डायनोसियस गॉड की ये पूजा करती है, मीनड पुजारिन है एक, और जब ये पूजा करती है उस गॉड की, तो इसके बाल जो हैं एकदम खड़े हो जाते हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं इस तरह से, सिर से, ये मान लो सिर है, ऐसे खड़े हो जाते हैं यूं। तो वो इतनी डरावनी लगती है, जैसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं काली से, हमारी जो काली देवी है, तो वो भी बड़ी एक फियर्स है, उसका रूप है। तो इस मीनड का भी रूप बड़ा फियर्स है। तो वो कहता है कि जब वेस्ट विंड चलती है तो आसमान के अंदर बादल जो है बालों जैसे लगते हैं, और वो जो लॉक्स हैं, बालों के लॉक्स हैं, वो इस तरह से फैले होते हैं जैसे कि कोई मीनड हो और वो पूजा कर रही है, और उसके बाल जो हैं आसमान में एकदम खड़े हो गए हैं। अब आप इमेजिन ये कीजिए कि ये पोइट है, लिख रहा है कविता, कहाँ पे खड़े होकर, ओशन के किनारे पर। अब दूर तक वो क्षितिज तक देख रहा है कि बादल ही बादल उड़ रहे हैं, काले काले ब्लू सरफेस के अंदर। तो काले काले बादल उड़ने से वो ऐसा लगता है जैसे कोई मीनड हो और उसके बाल खड़े हो गए हों। ये जो बादल है उसके बालों की रूपी बालों के जैसे लगते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट, अब वो जो बाल कवर कहाँ तक किया हुआ है, एरिया कौन सा कवर किया हुआ है, डिम वर्ज ऑफ होराइजन से लेकर के, होराइजन यानी क्षितिज का जो मध्यम हिस्सा जो देख पा रहा है वो पॉइंट दूर तक, वहाँ से लेकर के जेनिथ की हाइट तक, यानी ऊपर जहाँ तक देख पा रहा है वहाँ तक ये बादल फैले हुए हैं। यानी एकदम ओशन के बिल्कुल पैंदे से लेकर के, क्षितिज से लेकर के, और ऊपर तक जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये बादल फैले हुए हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई बाल हैं खड़े हो गए हैं मिनट के, और पूरा का पूरा एरिया उन्होंने कवर कर रखा है। अब ये बात करते हैं द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये जो लॉक्स हैं, बालों के जो लॉक्स हैं, ये अप्रोचिंग स्टॉर्म का सूचक है। यानी ऐसा लग रहा है कि अब बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, दूर से उसको वेस्ट विंड दिखाई दे रही है आती हुई। ये सारी की सारी इन 2 स्टेंजा के अंदर बहुत ही पावरफुल इमेज क्रिएट की गई है। स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया किस तरह का स्ट्रक्चर है ये। देयर आर स्प्रेड लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, इस तरह से कहाँ फैले हुए हैं, किस तरह से फैले हुए हैं, और कहाँ तक फैले हुए हैं, ये सारी बात बताई हुई है।
तो इसमें आप देखो राइम स्कीम वही है, स्प्रेड, हेड, ये बी और ये इसको हम दे देते हैं नाम सी का, सर्ज, वर्ज, फिर ये सी आ गई, फिर ये हाइट नई साउंड आ गई और ये स्टॉर्म वर्ज की ही आई राइम है। आई राइम उसको बोलते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन तो अलग होती है लेकिन देखने में वो एक जैसे लगते हैं। वर्ज और स्टॉर्म दोनों देखने में एक जैसी राइम क्रिएट करते हैं। तो ये इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा। आपको जब एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो आप ये लिख सकते हो इसकी। ओके, ये सारा का सारा मैंने आपके लिए लिखा है। अब आते हैं लाइन 23 से 28, 23 to 28। दाउ डर्ज, तुम डर्ज हो। अब वेस्ट विंड को बोल रहा है दाउ डर्ज, तुम शोक गीत हो। एक शोक गीत, जब कोई मर जाता है तो हम उसकी विलाप करने के लिए कोई गाना गाते हैं तो उसको डर्ज बोलते हैं इंग्लिश में। तो तुम डर्ज हो ऑफ द डाइंग ईयर। मर कौन रहा है, क्योंकि वेस्ट विंड साल के अंत में चलती है दिसंबर में, तो तुम उस मरने वाले ईयर का डर्ज हो, एक तरह से शोक गीत हो तुम। To which this closing night will be the dome of vast sepulchre। और उस जो क्लोजिंग ईयर है उसके लिए ये जो क्लोजिंग नाइट है, ये रात जो खत्म होने वाली है, वो एक डोम का काम करेगी। डोम होता है इस तरह से आकृति, एक गुंबद। तो ये जो रात है ये एक गुंबद का रूप ले रही है। किसका? ऑफ वास्ट सेपल्कर, एक विशाल कब्रिस्तान का। इस जो ये जो नाइट है ये डोम बन गई है और डोम के नीचे एक विशाल कब्रिस्तान है। वोल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रेगेटेड माइट, और ये इस डोम के नीचे तुम्हारी सारी शक्ति इकट्ठी हुई है। वोल्ट का मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा हो जाना, और कॉन्ग्रेगेटेड का मतलब इकट्ठी की हुई माइट यानी शक्ति। कॉन्ग्रेगेट का मतलब जैसे भाप जो है इकट्ठी होकर के बरसात का रूप ले लेती है, उस सेंस में कॉन्ग्रेगेटेड यूज हुआ है। तो एक वास्ट स्पेल्कर बन गया है, स्पेल्कर यानी कब्रिस्तान बन गया है, जिसके ऊपर ये नाइट जो है एक डोम का रूप धारण कर लिया है इसने। और तुम्हारी जो सारी ताकत है कॉन्ग्रेगेटेड माइट है वो इसके नीचे एकत्रित हो गई है वेपर्स के रूप में। माइट किसकी है? तुम्हारी वेपर्स की, क्योंकि तुम अपने साथ बादल लेके आई हो और बादलों में वेपर है। तुम्हारी जो कॉन्ग्रेगेटेड माइट है इस गुंबद के नीचे इकट्ठी हो गई आके। फ्रॉम वुड सॉलिड एटमॉस्फेयर, अब तुम्हारे इस एटमॉस्फेयर से ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। अब तुम्हारी इस एटमॉस्फेयर से ब्लैक रेन होगी, फायर उठेगी और हेल उठेंगे। ब्लैक रेन बोला है मूसलाधार वर्षा के लिए। रेन होती है, रेन का कलर दे दिया ब्लैक रेन, एक तो रात में होनी है इसलिए ब्लैक बोल दिया, और दूसरा बहुत तेज बारिश होगी इसलिए इसको ब्लैक बोल दिया है। फायर यानी बिजली चमकेगी, हेल यानी ओले बरसेंगे। ओ हियर, अब वो कहता है कि हे मेरी आवाज़ सुनो। तो ओड है ये, तो इसमें संबोधित किया गया है वेस्ट विंड को। ये सारा जो स्टेंजा है कैंटो 2 जो है इसमें वेस्ट विंड की ताकत आसमान में क्या होती है, ओशन के ऊपर, वो बताई गई है। तो जब भी हम किसी की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की, तो सबसे पहले उसका गुणगान करते हैं कि आप में ये शक्ति, आप में वो शक्ति, बाद में अपने लिए कुछ मांगते हैं। तो कैंटो, इसमें 5 कैंटोस हैं, 3 कैंटोस तक तो ये उसकी शक्ति का गुणगान करेगा वेस्ट विंड की। पहला पढ़ लिया हमने, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा भी अब पढ़ेंगे, उसमें भी वो शक्ति का गुणगान करेगा। उसके बाद में चौथे और पांचवें में अपने लिए कुछ मांगने वाला है। देखते हैं क्या मांगेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन. I will try my best to satisfy you. Okay students, goodbye, good luck.